हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टूडियो फ्लिक्स में स्वागत है। रेलवे ने जो अप्रेंटिस पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली हुई है, उसके लिए हम ये नोटिफिकेशन आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो अप्रेंटिस कोर्स जो आप कर लेते हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस के तौर पर काम करता है। जैसे कि रेलवे का कोई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है, तो उसको आप इसमें ये एक्सपीरियंस के तौर पर इसको आप शो कर सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इसमें आपको अप्लाई से लेकर लास्ट प्रोसेस तक जो है सिलेक्शन प्रोसेस तक आपको इसमें वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप इसको स्किप ना करें और वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो ये जो है अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसका जो आपको कार्यालय यहाँ पर है, देखिए, मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना निषादपुरा भोपाल। और दिनांक जो है आपको यहाँ पर 22 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है आपको। और ये आपको अप्रेंटिस के लिए जो है आरआरबी में अप्रेंटिस के लिए रेलवे में आपको निकाला गया है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर काम दिया गया है, जो आपको कहाँ पर क्या काम करना होगा। यहाँ पर देखिए कार्यालय जो है आपका सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना के अंदर में आपको काम करना है, निषादपुरा में जो भोपाल में है। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, जो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको 1 मार्च 2021 से स्टार्ट होकर आपको जो है लास्ट डेट आपको जो है एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आपको 30 मार्च 2021 तक है। और यहाँ पर आपको जो है अप्रेंटिस के लिए आपको जो है यहाँ पर 165 ट्रेड अप्रेंटिस सीट है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो यहाँ पर आपको क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर बताया गया है जो ट्रेड का नाम, और उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता बताया गया है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल सीट बताया गया है। यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी से कितना सीट है, अनुसूचित जनजाति से कितना सीट है, अनुसूचित जाति से कितना सीट है, और अनुसूचित जनजाति से कितना सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कितना पीरियड का रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो ये ट्रेड है आपको फिटर के लिए आपको 10th+2 यानी इंटर पास के साथ साथ आपको जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको जो है 10वीं या उसके समकक्ष कम से कम आपको 50% अंक के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको जो है फिटर ट्रेड से आपको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, जो एनसीबीटी और या एससीबीटी से आपको हो। तो उसमें आपको जो है फिटर में आपको कुल सीट आपका जो है 45 है, कुल सीट आपका 45 है। और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 20 है, और अनुसूचित जाति के लिए 6 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4। और ये ट्रेनिंग आपको जो है 1 साल का रहेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर वेल्डर यानी गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर जो होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर 10th+2 के अंतर्गत आपको 10वीं पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। कम से कम 50% आपको सब में रखा गया है मार्क पास होने के लिए। और आपका जो है वेल्डर जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक जो सब्जेक्ट होगा आपको जो है आईटीआई का वेल्डर में, उससे आपको जो है एनसीबीटी आईसीबीटी से वो एफिलिएटेड होना चाहिए। उसके लिए आपको सीट यहाँ पर 28 है, और यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी के लिए 13 है, और अनुसूचित जाति के लिए आपको यहाँ पर 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 2 है, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2 है। और ये भी ट्रेनिंग आपको 1 साल का होने वाला है। और आगे देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन का आपको 10+2 यानी इंटर लेवल के अंतर्गत जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको जो है 10वां पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। और आईटीआई में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, जो एनसीबीटी आईसीबीटी से हो। उसमें जो है आपको टोटल सीट आपको इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 18, और जनरल के लिए 10, और अनुसूचित जाति के लिए आपको 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, और यहाँ पर आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है आपको, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। और ये भी ट्रेनिंग आपको 1 साल का होने वाला है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो आपका अप्रेंटिस के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए आपको यहाँ पर निर्धारित व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से आपको आईटीआई क्या होना चाहिए। आईटीआई आपका जो है एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए, और 12वीं पास होना आपको इसमें ज़रूरी है, यहाँ पर लिख दिया गया है। और यहाँ पर 10वीं का अंक तालिका भी आवेदन के साथ आपको लगाना अपलोड करना होगा, यानी आपको 10वां का मार्कशीट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सीट जो है टोटल सीट जो है इस पोस्ट में अप्रेंटिस के लिए 8 है, और जनरल के लिए 5 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है इसमें, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस सीट इसमें नहीं है। और ये ट्रेनिंग आपको 1 साल का है ये भी। और यहाँ पर देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी,
तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट जो है वो निर्धारित व्यवसाय में जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश से आपको जो है ITI NCVT या ICVT से पास होना चाहिए, और इसमें भी आपको जो है इंटर पास होना ही चाहिए, और इसमें भी आपको 10वां का मार्कशीट लगेगा, ये जरूरी है, आपको जो अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर। इसमें टोटल सीट आपको 5 और जनरल के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए आपको सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 1 सीट है, और यहाँ पर EWS भी 0 है, और ये 1 साल का ये भी ट्रेनिंग है। फिर आगे देख लीजिए पेंटर। पेंटर जो है आपको जो है ये भी इंटर लेवल के अंतर्गत आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, या आप उसके समकक्ष हों, 50% अंक के साथ पास हों, और ITI में आपका जो सब्जेक्ट है पेंटर होना चाहिए। SCVT और NCVT दोनों मान्य है इसमें, और इसके लिए आपको जो है 10 सीट है टोटल, और जनरल के लिए आपको 6 है, अनुसूचित जाति के लिए आपको 1, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको यहाँ पर सीट नहीं है, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा के लिए 2, और EWS में भी आपको एक सीट है, और ये भी ट्रेनिंग आपको 1 साल का होने वाला है। और कारपोरेटर ये जो आपको पोस्ट है, ये इसमें भी आपको इंटर पास होना चाहिए, और यहाँ पर आपको 10th का जो है आपको क्या कहते हैं कम से कम 50% अंक के साथ आपको पास किया होना चाहिए, और साथ ही ITI जो आपका है कारपेंटर का जो सब्जेक्ट है वो उससे आपको ITI NCVT ICVT से पास होना चाहिए, और यहाँ पर टोटल सीट आपको 20 है, जनरल से 10, और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, और EWS के लिए 1, और ये भी ट्रेनिंग आपको 1 साल का होने वाला है। यहाँ पर आगे देख लीजिए प्लम्बर का। प्लम्बर में भी आपको इंटर लेवल का है, और उसमें भी आपको 10वां कम से कम या उसके समकक्ष आपको जो है 50% अंक से पास होना चाहिए, और आपका ITI में सब्जेक्ट प्लम्बर होना चाहिए, SCVT NCVT चलेगा आपका, और यहाँ पर टोटल सीट आपको इसमें 8 है, और जनरल में 5, और अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में आपको सीट नहीं है इसमें, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 सीट है आपको, EWS में सीट नहीं है, और ये ट्रेनिंग भी आपका 1 साल का होने वाला है। और यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल जो आपको जो है ITI जो है 10वां कम से कम 50% नंबर से पास होना चाहिए, और आपका जो है ITI में सब्जेक्ट ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए NCVT ICVT से। इसमें टोटल सीट आपको 2 है, और जनरल कैटेगरी में आपको 2 सीट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS नहीं है, और ये ट्रेनिंग भी आपका 1 साल का होने वाला है। और आगे आता है सब्जेक्ट पोस्ट आता है आपको टेलर जनरल का। इसमें भी आपको इंटर के अंतर्गत जो है 10+2 के अंतर्गत आपको 10वीं पास जो है 50% मार्क के साथ होना चाहिए, और ITI में आपका टेलर जनरल सब्जेक्ट होना चाहिए जो NCVT ICVT से आप पास हों, और इसमें टोटल सीट आपको 5 है, जनरल कैटेगरी से आपको 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और EWS में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 1 सीट है, और EWS में आपको सीट नहीं है। ये भी आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग है। फिर आगे आप आ जाइए मैकेनिकल डीजल। इसमें भी जो आप इंटर पास हो, इंटर पास शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत में जो है आपको ये 10वां पास या उसके समकक्ष जो है 50% अंक से पास होना चाहिए आपको, और ITI में आपका मैकेनिकल डीजल सब्जेक्ट होना चाहिए जो NCVT ICVT से पास हो आप। इसमें टोटल सीट आपको 7 है, जनरल के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको सीट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1 सीट है, EWS नहीं है आपको, और ये भी ट्रेनिंग आपको 1 साल का होने वाला है। फिर आगे आ जाइए मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए आपको जो है 10वां पास होना चाहिए 50% से, और आपका ITI में सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रैक्टर, SCVT NCVT से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। टोटल सीट इसमें 4 आपको है, और यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी से 3 सीट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको सीट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, EWS के लिए सीट नहीं है यहाँ पर, और ये भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग है। फिर आगे आ जाइए ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। इस पोस्ट के लिए आपको जो है 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपको जो है 10th कम से कम आपको जो है 50% अंक मार्क्स से पास होना चाहिए, और ITI में आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, मशीनिस्ट या टर्नर का आपको ये ट्रेड होना चाहिए जो SCVT NCVT से मान्यता प्राप्त हो। इसमें सीट आपको 5 है टोटल सीट, और जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है इसमें, और यहाँ पर आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। ये भी आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है अधिसूचना में दर्शाए गए ट्रेड वाइज प्रशिक्षुओं की सीट की संख्या अंतिम है एवं चयन की अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपको बताया गया है यहाँ पर जो 165 सीट है, मगर इसको जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की, जो है इसमें आपको 22 फरवरी 2021 को जो है आपको कम से कम 15 साल का होना चाहिए जो आवेदक, और अधिक से अधिक जो है यहाँ पर 24 वर्ष की आयु आपको पूर्ण नहीं किया होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जो है 5 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जातियों अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष, और शारीरिक दिव्यांग यानी विकलांग वालों के लिए
आपको 10 साल का जो है ऊपर से छूट दिया जाएगा। और जो पहले सैनिक यानी भूतपूर्व सैनिकों को भी जो है इसमें छूट दिया जाएगा 10 साल, अधिकतम उसको 10 साल के लिए दिया जाएगा, जो पहले से जिनका सेना में है कोई फैमिली के। और यहाँ पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं फीस का। यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये आपको लगेगा। और इसमें जो है पोर्टल शुल्क आपको 70 रुपया प्लस GST आपको भुगतान करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यानी 170 रुपया जनरल वालों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक जो है विकलांग वालों के लिए और महिला उम्मीदवारों के लिए आपको जो है यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करना है। मगर आपको यहाँ पर पोर्टल शुल्क जो आपको 70 रुपया है, यहाँ पर जो आपको पोर्टल शुल्क जो है 70 रुपया जो है ये सभी को देना होगा। और ये आपको नॉट रिफंडेबल होगा, इसलिए आप यहाँ पर सोच समझ कर आप सीट वाइज देखकर यहाँ पर भरें। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी एक कैटेगरी में उम्मीदवार नहीं मिलता है तो दूसरे कैटेगरी में सीट भर ली जाएगी। यानी आपको जो जिसमें नहीं होगा तो उस सीट को जो है खाली नहीं छोड़ा जाएगा, यानी दूसरे से भी आपको भर लिया जाएगा। यहाँ पर दिव्यांगों और पूर्व सैनिक की सीटें अलग से आरक्षित नहीं है, बल्कि दिव्यांग आरक्षित जिस वर्ग का है उससे संबंधित ट्रेड में उसी वर्ग में आरक्षण दिया जाएगा और गणना में लिया जाएगा। यानी कि आपको अलग से कोई सीट नहीं दिया जाएगा सैनिक कोटा या दिव्यांग कोटाओं के लिए, उसी में जो है 165 में ही आपको जो है उसमें भी दिव्यांग और सैनिक कोटा के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आवेदन करने का यहाँ पर तरीका आपको बताया गया है। तो यहाँ पर www.mponline.gov.in पर आप यहाँ पर जाकर उसके होम पेज पर जाकर आप यहाँ पर नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक करके यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास आधार कार्ड नहीं है एवं आधार कार्ड बनाने के लिए नामांकन किया है परंतु नया आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार इनरोलमेंट स्लिप में दर्ज आधार इनरोलमेंट ID डाल सकते हैं। यानी कि जिनके पास आधार नहीं है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो नया में अप्लाई किए हुए हैं आधार के लिए, वो आप उनको जो एक स्लिप मिला होगा, आधार इनरोलमेंट स्लिप जो मिला होगा, उसमें आप आधार इनरोलमेंट ID उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनका पिता का नाम एवं स्वयं की जन्म तिथि या 10वीं ITI के प्रमाण पत्र एवं समकक्ष प्रमाण पत्रों में जो आपको जानकारी दिया गया है वो सभी में आपको जो है समान होना चाहिए। यदि किसी भी तरह से वो अलग होता है तो उम्मीदवार को जो है उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। और यहाँ पर यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग अलग विवरणों के साथ भिन्न भिन्न ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार निरस्त कर दिया जाएंगे। यानी कि एक ही जो है एक आवेदन आप जो है अलग अलग मोबाइल नंबर से और ईमेल ID डालकर आप करते हैं तो उनका भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा जो है एप्लीकेशन। और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है चयन की प्रक्रिया प्रणाली। और यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना के अंतर्गत ITI पास उम्मीदवारों की योग्यता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको जो है कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार मौखिक परीक्षा नहीं होगी, आपको ऐसे ही आपको जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा। यहाँ पर दे दिया गया है मेरिट लिस्ट का जो है आधार केवल 10वीं से में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर होगा। यानी आपका जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके जो है 10th लेवल का जो है परसेंटेज जो आया है उसके आधार पर आपको बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंक या संबंधित बोर्ड के नियमों के आधार पर की जाएगी। आपको जो है जिस बोर्ड का जैसे है सिस्टम उसके आधार पर आपको 10वीं के अंक का जो है परसेंटेज निकाला जाएगा। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय पर CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10वीं पास में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों का मिड पॉइंट लिया जाएगा और उसके औसत का गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए कुल अंकों को 100 माना जाएगा। यानी जिसको CGPA है वो यहाँ पर उनका जो है क्या कैसे उसका जो है ग्रेड के आधार पर उसको यहाँ पर जो है उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। यानी पर सब्जेक्ट में 100 का जो है फुल मार्क मानकर। यहाँ पर देखिए कंडीशन और दिखाया गया है, यदि दो उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त कर लिए तो उनके उम्मीदवार उम्र में बढ़ा होगा और उसे प्रधानता दी जाएगी। जिसका उम्र जैसे कि जिसका 10वां का जो है मार्क जो है सेम हो गया तो उसको जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको प्रधानता यहाँ पर दी जाएगी, उसको पहले दिया जाएगा। यदि दोनों की जन्मतिथि समान हो तो उस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने पहले 10वां कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी। जैसे कि आपका जो है मार्क भी सेम हो गया और उम्र भी सेम हो गया तो आपको जो पहले जिसने 10वां कंप्लीट किया है उसको पहले वैल्यू दिया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध ना हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के सीट के मामले में यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध ना हो तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सीट आपको किसी भी तरह से खाली नहीं रहने वाला है, यानी जो नहीं रहते हैं उसके जगह पे दूसरे को भर दिया जाएगा। यदि उपरोक्त बताए गए तरीके से भी SC ST उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भर दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग EWS की सीट तथा उनके उपलब्ध न होने की या आरक्षित द्वारा भर दी जाएगी। यानी कि आपको जो है स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है जो आपको किसी भी तरह से सीट खाली नहीं रहने वाला है। जो वहाँ पर जिस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर नहीं रहेंगे तो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट से उसको सीट को फुल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर
अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुना के बराबर उम्मीदवारों का मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया है जितना भी आपका सीट है उससे 1.5 गुना आपको सीट रखकर उतना उम्मीदवारों का जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और आपको जो है ये इस www.mponline.gov.in पर इसका जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता, ट्रैवलिंग तथा अन्य भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि आप वहाँ पर खुद के पैसे से आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची आपको जो है वहाँ पर कौन कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए SSC यानी 10वां पास का जो आपको मार्कशीट लगेगा। आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि अंकित हो, 10वीं का प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। तो यहाँ पर आपको जो है 10वां का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो वो आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद देख लीजिए NCVT या SCVT द्वारा आपको जारी किया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद SC ST एवं जाति प्रमाण पत्र आपको जो है जो फॉर्मेट आपको दिया गया है उसके अनुसार आपको वो जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। OBC उम्मीदवारों को नॉन क्रिमिनल लेयर का प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो आपको 1 अप्रैल या उसके बाद का जारी हो, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो विकलांगता सर्टिफिकेट है या शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विसिंग सर्टिफिकेट भूतपूर्व सैनिक कोटे के विरुद्ध जो आपका आवेदन करने का जो है यानी आप सैनिक कोटा से हैं तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाना पड़ेगा, या आप सर्विस से हैं और सर्विस में जुड़े हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है 12 पास सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड, यानी आपको इंटर का जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड और सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड से भरेंगे उनको। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पर ये आपको बताया गया है, जो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करना है। आगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया आप जान लेंगे। जिन आवेदकों की दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है उन सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर अप्रेंटिस मेनू के अंदर अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद RDET मध्य प्रदेश भोपाल रीजन पर जाकर आपको चीफ वर्कशॉप मैनेजर कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप निष्ठापुर भोपाल के लिए अप्लाई करना होगा आपको वहाँ पर। इसके बाद पंजीकरण संख्या आपको मिलेगी जिसे आप दस्तावेज के जो है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, वो आप रखेंगे अपने पास। और उसके बाद दस्तावेज आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको यहाँ पर क्या लगेगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है जो सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि हो, यानी कि आपको जो है जितना भी आपको डॉक्यूमेंट ऊपर में मांगा गया है उसके लिए आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना है और सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है उन सभी अभ्यर्थियों को शासकीय प्राधिकृत चिकित्सा राजपत्रिका जो केंद्रीय राज्य चिकित्सा से अप्रेंटिस सर्जन के पद से नीचे ना हो द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पारा के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी आपको जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनको सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय स्क्रीनिंग के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यहाँ पर आपको केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आपको करना पड़ेगा, यानी आपको अनुमंडल लेवल का आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बनाकर यहाँ पर देना पड़ेगा। दस्तावेजों के सत्यापन एवं स्क्रीनिंग के दौरान पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जो आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ हो वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद EWS उम्मीदवार जो हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है वो आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद वाला होना चाहिए। और उसके बाद आपको 4 फोटो पासपोर्ट साइज़ का जो है फोटोग्राफ आपको लगेगा वहाँ पर, और आधार कार्ड, फोटो सत्यापित पहचान पत्र, RDAT भोपाल इनका पंजीकरण क्रमांक जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे होंगे, और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं फी रिसिप्ट, यानी आपको जो है ऑनलाइन कराने के टाइम में जो आपको जो पैसा कटा होगा उसका रिसिप्ट आपको दिखाना होगा स्लिप, और आवेदन का जो प्रिंट आउट आपको दिखाना होगा। यहाँ पर देखिए आपको फोटो सत्यापित पहचान पत्रों की सूची यहाँ पर जो है फोटो जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको यहाँ पर सूची दिया गया आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड या बैंक द्वारा विविध प्रमाणित फोटोयुक्त पासबुक, या आपका बैंक का पासबुक आपको लगेगा, या आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट
या पैन कार्ड का जो है आपको फ़ोटो का वेरिफिकेशन करने के लिए वहाँ पर आपको लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कोर्स पास करने के बाद रेलवे ने नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी, इसकी गारंटी रेलवे नहीं लेता है। और यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन है जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको लगेगा। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले चयनित उम्मीदवारों या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लॉयर के साथ अप्रेंटिसशिप का करार करना होगा, यानी कि जो नाबालिग हैं 18 साल से कम एज के हैं मगर अप्रेंटिसशिप में जा रहे हैं तो उनके जो है पेरेंट्स यहाँ पर उसको जो ट्रेनिंग का कंडीशन है वो मानना पड़ेगा। यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंधन के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंधन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप कंडीशन नहीं मानते हैं अप्रेंटिसशिप का तो आपको जो है आपका अप्रेंटिसशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। जमानतदार को अप्रेंटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के ऊपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा, यानी आपको जो है अप्रेंटिस के ऊपर में भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और उसको जो है उसके बाद ही आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे जाकर। इतना सारा इसका कंडीशन है और उसके बाद आप यहाँ से पूरा पढ़ लेंगे और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको लगेगा जो हम इसके लिए कंफर्म है तभी आप अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर www.apprenticeship.gov.in पर आपको जाकर वेबसाइट पर जाकर करना पड़ेगा। यहाँ पर अप्रेंटिसेज मेनू में जाकर अंदर में आपको अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर RDAT मध्य प्रदेश भोपाल रीजन पर जाकर आपको यहाँ पर चीफ वर्कशॉप मैनेजर पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट www.mponline.gov.in पर आपको ये प्रकाशित किया जाएगा। और ये सूचना आपको जो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको जानने के लिए, ये आपको नोटिफिकेशन जानने के लिए यहाँ पर www.mponline.gov.in पर वेबसाइट पर होम पेज पर जाकर ये आवेदन आप जो है न्यू इन्फॉर्मेशन में जाकर आप क्लिक करके ये आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अपना लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें इसी तरह की नोटिफिकेशन अपडेट्स अपने तक सबसे पहले पाने के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।